हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स में हम आज डिस्कस करेंगे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स एंड ह्यूमन रिलेशंस बाय एल्टन मेयो। हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट और हम बहुत सारे वीडियोस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वीडियोस आर अवेलेबल। अगर आपको और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हैव अ विजिट ऑन द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एल्टन मेयो। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे, ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट होता क्या है और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है और ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। तो आज के इस डिस्कशन में वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेडिंग आप पढ़ सकते हैं, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स ब्रीफिंग। बड़ी ब्रीफिंग करनी ज़रूरी होती है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हॉथॉर्न होता क्या है। दी हॉथॉर्न, देखिए हॉथॉर्न एक प्लांट था, ठीक है, एक मशीन थी बड़ी सी। तो यहाँ पर क्या हुआ ऐसा जो ये इतना फेमस हो गया, तो हम इसको आज समझेंगे। फर्स्ट बुलेट पॉइंट पर आइए। द हॉथॉर्न प्लांट ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो वॉज मैन्युफैक्चरिंग टेलीफोन सिस्टम बेल। ठीक है, ये टेलीफोन की बेल्स बनाते थे। वहाँ पर करीब 30,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे जब ये एक्सपेरिमेंट्स करे गए। ठीक है, उस वक्त पर वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे थे? 30,000 पीपल वर एम्प्लॉयड देयर। फिर क्या होता है सेकंड पॉइंट पर कि बड़ी अच्छी उन लोगों को पेंशन वगैरह दी जाती थी, सिकनेस बेनिफिट्स दिए जाते थे, सब कुछ बहुत ही अच्छा देती थी उनकी कंपनी। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी वॉज वेरी गुड कंपनी एंड वॉज टेकिंग वेरी नाइस केयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। फिर क्या हुआ? फिर भी बावजूद उन सब चीज़ों के देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ डिससैटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़। बड़ा ही उदास सा, बड़े डिससैटिस्फाई से रहते और प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल अप टू दिमाग थी नहीं। उतने ज़्यादा एफिशिएंटली, उतने ज़्यादा इफेक्टिवली काम भी नहीं करते थे। डिससैटिस्फाई रहते थे, मतलब अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे। तो ये माहौल था वहाँ के एम्प्लॉयज़ का। अब आप समझ रहे हैं, इवन आफ्टर गेटिंग पेंशन एंड सिकनेस बेनिफिट्स, बड़े सारे उसको बेनिफिट और सब पेंशन वेंशन मिलने के बावजूद भी ये हाल था। इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द रियल कॉजेज बिहाइंड दिस फिनोमिनन, इसको समझने के लिए कि भाई तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों तुम लोग प्रोडक्टिविटी इतनी लो है तुम्हारी, वाई यू पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क। अ टीम वॉज लेड बाय एल्टन मेयो। एक टीम क्रिएट करी गई जिसको लीड करा था एल्टन मेयो ने। उन्होंने बोला कि भाई पता लगाएंगे, वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड फिजिकल वर्किंग कंडीशन। हम ये पता लगाएंगे कि देखो प्रोडक्टिविटी लो है, ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव में कोई कमी है नहीं, उनको प्रॉपर सब पैसा वैसा मिल रहा है, तो पैसे का तो इशू नहीं है। इशू पर यहाँ पर कुछ और है। इशू यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है, वर्किंग माहौल में। समझ में आ गया आपको? उन्होंने ये पता लगाया कि उनकी प्रोडक्टिविटी का लिंक किससे है? वर्किंग कंडीशन से। क्योंकि आपने मुझे बता दिया कि पैसे से तो कोई कमी नहीं है, हम तो उन्हें सब कुछ दे रहे हैं, पर भी वो डिससैटिस्फाई है। तो डिससैटिस्फाई का रीज़न क्या है? अब चलो एक लेबर होता तो अपने घर में वो लड़के आया तो वो उदास है, लेकिन चलो एक लेबर होता, लेकिन 30,000 लेबर है। 30,000 के 30,000 लेबर क्यों डिससैटिस्फाई हैं? तो एल्टन में उन्हें बोला कि भाई हम पता लगाएंगे, हम एक्सपेरिमेंट करें और हम पता लगाएंगे कि व्हाट इज़ द मैटर, क्यों उनकी प्रोडक्टिविटी लो है। फिर उन्होंने ये पता लगाया कि भाई देखो प्रोडक्टिविटी वर्किंग कंडीशन की वजह से लो है, यहाँ का वर्किंग माहौल कुछ गड़बड़ है, ये हमको पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो उन एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप समझ गए, ये हमारा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है और इस थ्योरी को हम कहते हैं ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी बाय एल्टन मेयो। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फेमस थ्योरी। आप समझ गए, यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट करे थे, पता लगाने के लिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड फिजिकल वर्किंग कंडीशंस। फिर कुछ आ जाते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की, उन्होंने क्या क्या वहाँ पर देखा। पहला is social factors in output. An organization is not merely a formal structure of functions in which production is determined by the official's prescription by the production norm is set by social norms. Economic rewards and productivity not go necessarily go in hand, but many non-economic rewards and sanctions affect the behavior of workers. तो आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि देखो इंसान है, ठीक है, वर्कर है, एक सोशल एनिमल होता है इंसान, वो काम करने आ रहा है, तो सिर्फ पैसे से आप उसको भरते चले जाओ कि तुम ये भी ले लो वो भी ले लो, उसका माहौल नहीं अच्छा है, वो आपस में किसी से दोस्ती नहीं कर रहा, वो किसी से बात नहीं कर रहा, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपको अप टू द मार्क जो आपको चाहिए वो नहीं दे पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता कि ठीक है तुम इससे सुपीरियर हो, तुम इससे सबऑर्डिनेट हो, तुम्हें इन दोनों से आपस में बात करनी और किसी से बात नहीं करनी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप बता तो देते हो कि वो मेरा बॉस है और मैं उसकी जूनियर हूँ,
लेकिन हम दोस्ती तो किसी से भी कर लेते हैं ना। हम किसी के साथ ऑटो में जाते हैं तो हमारी उससे दोस्ती हो जाती है, कोई हमारी बगल वाली सीट पर बैठता है तो हमारी उससे दोस्ती हो जाती है। तो सोशल होने के लिए या फिर इनफॉर्मल रिलेशन बनाने के लिए हमें बॉसेस नहीं चाहिए, ठीक है। हम वो किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है कि वहाँ पर आप केवल काम की बात करने जाओ। अगर इंसान है, इंसान वहाँ जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनमें आपस में इनफॉर्मेलिटी धीरे धीरे आएगी, इनफॉर्मल रिलेशन धीरे धीरे क्रिएट होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें सिकनेस बेनिफिट दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, तब भी तो वो लोग उदास हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनकी प्रोडक्टिविटी उसी रीज़न की वजह से लो हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें पैसों से भर दोगे तब भी उनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। नो, कभी कभी नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स भी ज़रूरी होते हैं वर्कर के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। कभी कभी आपने उन्हें पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने उन्हें सबके सामने बुलाकर उनकी तारीफ़ कर दी, उनको किसी अच्छे काम का क्रेडिट दे दिया, तो उस दिन उसका दिन बहुत अच्छा जाएगा और बड़ी मेहनत के साथ काम करेगा। तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो तुम्हें पूरे साल पेंशन दी है, मैं तुम्हें पूरे साल ये दिया, तुमने वो दिया है। अगेन, वो दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते, प्रोडक्टिविटी और आपका पैसा, कि आपको पैसा देते जा रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाओ। एक लेवल होता है हर चीज़ का। इंसान को अच्छा माहौल भी चाहिए होता है, इंसान को इनफॉर्मल रिलेशंस भी चाहिए होते हैं, तभी वो वहाँ पर काम कर पाएगा। सेकेंड इज़ ग्रुप इन्फ्लुएंस। कभी कभी हम ग्रुप के थ्रू भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। वर्कर्स बीइंग अ सोशल बीइंग, वर्कर भी तो इंसान है, इंसान इज़ अ सोशल एनिमल। जब वो खुद ही एक एनिमल है तो वो ग्रुप बनाएगा विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर ऑफिशियल ग्रुप्स, ठीक है। हम ऑफिशियली तो हमको ने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि आपको मिस्टर राम को रिपोर्ट करनी है, ठीक है, मैं मिस्टर राम को रिपोर्ट करूँगी। लेकिन क्या मुझे ये बोला जाएगा कि आप मिस्टर श्याम से नहीं बोल सकते, आप मोहन से नहीं बोल सकते, आप सीता से नहीं बोल सकते, आप गीता से नहीं बोल सकते? क्या मुझे ये बोला जाएगा? नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं बोली जाएंगी। हम अपनी दोस्ती अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है, ग्रुप अपने हिसाब से करते हैं। ग्रुप्स आर फॉर्म टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप्स। हमको आपने ये तो बता दिया कि आपको इनसे से बात करनी है, हमें पर्सनली अगर किसी से बात करनी होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम उस केस में अपना दिमाग खुद लगाते हैं। और लड़ाई अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉस से हो रही है, हमारी बॉस से नहीं जम रही, तो हम किसी ना किसी को तो बताएंगे ना, किसी ना किसी से तो हम ये चीज़ें शेयर करेंगे। तो फॉर दैट वी नीड टू हैव सम इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स। तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ दोस्ती या कुछ ऐसे लोग जो हमें उस चीज़ से बचा सकें। तो ये भी आपका बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। Then comes conflict. The informal relations of workers create group and there may be conflict between the organization and group so created. कभी कभी अब इनफॉर्मल में जैसे हम बैठे हैं, हमने अपनी बगल वाली फ्रेंड एक आई हमारी सीता नाम की, हमने उससे फ्रेंडशिप कर ली और हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही है। अब हमारी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो रही है कि अब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहे हैं तो अपनी फ्रेंड सीता की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव साइड में रखने चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव साइड में रखने चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट में बी बिकॉज कंपैटिबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टू, इनकम्पैटिबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टू। कॉन्फ्लिक्ट में ऑल्सो राइज बिकॉज ऑफ मैल एडजस्टमेंट्स ऑफ वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी आपस में ऑर्गेनाइजेशन अपने अच्छे रिलेशन, जो वर्कर होते हैं अपने अच्छे रिलेशन को बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की बातों को काटते हैं, विच इज़ अगेन नॉट राइट। आपको वहाँ रहकर उनके साथ एडजस्ट करना है, ना कि वहाँ पर आप बगावत पर उतर आओ कि हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। देयर शुड बी हारमनी एंड यूनिटी इन द वर्किंग एनवायरनमेंट रादर देन डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट इज लीडरशिप। अब देखिए लीडरशिप बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हर एक लीडर को बड़ा अच्छे से बिहेव करने की ज़रूरत है, केवल फॉर्मली नहीं कि तुम्हें ये काम क्यों नहीं किया, तुम्हें मैं ये सज़ा दे दूंगा, तुम्हारी छुट्टी लगेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट कैन नॉट कम ओनली फ्रॉम फॉर्मली अपॉइंटेड सुपीरियर। सुपीरियर सिर्फ अपॉइंट कर दिया गया तो वैसे ही बिहेव करे, नहीं। इनफॉर्मल लीडर भी होना चाहिए, उसके अंदर इनफॉर्मल चीज़ें भी होनी चाहिए। लोगों से प्यार से बोल लेना, अच्छे से बात कर लेना, अच्छा बिहेवियर दिखाना, ये लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा रादर देन गिविंग देम इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ऑलराइट, तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए मैनेजर्स में, जिससे कि वो अपने वर्कर्स को इन्फ्लुएंस कर सके बिकॉज ऑफ देयर नाइस लीडरशिप क्वालिटीज। Then comes supervision. Supervisory climate is an important aspect in determining efficiency and output. Friendly to workers, attentive, genuinely concerned, supervision affects productivity favorably. देखिए सुपरवाइज़र कौन होता है? वो इंसान जो वर्कर्स को देखता है कि वर्कर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका सुपरविजन करता है, ठीक है, उनको सुपरवाइज करता है। तो अगर आपका सुपरवाइज़र फ्रेंडली नेचर है, जेन्युइनली कंसर्न रहता है आपके लिए, अटेंटिव रहता है, तो हमारे जो वर्कर्स होंगे वो अच्छा फील करेंगे,
ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर बड़ा हिटलर टाइप का है और आ जाता है तो वो खुद तो अच्छे से कभी बात करेगा भी नहीं, उल्टा लोग उसके पीठ पीछे उसके बारे में और बुराइयां करेंगे। ऑलराइट, तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं थोड़े से फ्रेंडली नेचर होने चाहिए, उससे ही उनकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। Next is communication. The experiments show that communication is an important aspect of an organization. Through communication, workers can be explained the rationality of a particular action. Participation of workers can be sought in decision making concerning the matter of their importance. Problems faced by them can be identified and attempts can be made to remove these. देखिए, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, वो तो देखिए हमेशा ही बहुत अच्छा रहा है। आप जैसे भी माहौल में रहे हो, अगर आप आपस में डिस्कस नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, उसको सॉर्ट नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल फिर यूजलेस जगह पे रह रहे हो। तो कम्युनिकेशन जो हमारे जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स करे थे एल्टन म्यो ने, उन्होंने ये पता लगाया कि भाई चलो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने बोला कि लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, सुपरविजन अच्छा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए। वर्कर्स को कोई इशू है, दे शुड टेल देयर इशूज टू द मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट को कोई इशू है, मैनेजमेंट शुड ऑल्सो टेल देयर इशूज टू द वर्कर्स। ऑलराइट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होना चाहिए वर्कर्स का, जिससे कि उन्हें भी अपनी इंपॉर्टेंस फील होगी कि हमारी भी इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में। डिसीजन मेकिंग में आप वर्कर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगेन दैट वुड ऑल्सो मेक देम फील इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम्स अगर उन्हें कुछ हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, उन्हें सॉर्ट करो, ठीक। तो आपस में बातचीत करना इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हमारे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में पता लगा कि भाई ये चीज़ें भी तुम्हें करनी पड़ेंगी, तभी तुम्हारा माहौल अच्छा हो जाएगा। Alright, so Hawthorne experiments are the experiments about the physical working conditions and productivity. क्यों सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी कम थी? तो रीजन वाज द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट प्लेस। देन कम्स क्रिटिसिज्म्स। अब क्रिटिसाइज ना करा जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स को क्रिटिसाइज भी किया गया। पहला पॉइंट है, द हॉथॉर्न रिसर्चर्स डिड नॉट गिव सफिशिएंट अटेंशन टू द एटीट्यूड्स दैट पीपल ब्रिंग विद देम टू द वर्कप्लेस। They did not recognize forces such as class consciousness, role of unions, etc. अच्छा, इस क्रिटिसिज्म ने ये बोला कि देखो हॉथॉर्न रिसर्चर्स ने सब कुछ बता दिया कि यहाँ वर्किंग कंडीशन में गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, लीडरशिप में गड़बड़ी है, सुपरविजन में गड़बड़ी है। ये नहीं बता रहे हैं कि जो वर्कर काम करने आ रहा है उसका भी तो कुछ माइंडसेट होना चाहिए, उसका भी तो कुछ एटीट्यूड होना चाहिए। वो क्या पता घर से लड़कर आ रहा हो, क्या पता वो ट्रेड यूनियंस के प्रेशर में आकर ऐसा बिहेव कर रहा हो, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। सिर्फ वर्किंग कंडीशन में मैनेजमेंट की तरफ से गड़बड़ी होना इज़ नॉट ऑलवेज द आंसर। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है लेबर्स अपने थॉट में कुछ और लेकर घूम रहे हो। तो आपको दोनों ही पार्टीज़ का ध्यान रखना है। आपने सफिशिएंट अटेंशन एटीट्यूड के ऊपर नहीं दिया वर्कर्स के, आपने वर्क प्लेस के को इशू बनाकर आपने बता दिया कि वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है। तो वर्किंग कंडीशन आप तो फिर मैनेजमेंट की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन फिर ये भी तो हो सकता है कि कभी कभी जो लेबर आ रहा है उसका माइंडसेट किस तरह का है, क्या वो क्लास कॉन्शियस है कुछ ज़्यादा ही, या यूनियन से इफेक्ट होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए था। दिस वॉज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकेंड इज द हॉथॉर्न प्लान was not a typical plan because it was thoroughly unpleasant place, was a thoroughly unpleasant workplace, therefore the results could not be valid for others। इसका मतलब ये है कि ये टिपिकल प्लान नहीं था, ठीक है। was not a typical plan because it was a thoroughly unpleasant place to work, therefore the results could not be valid for others। पूरी तरह से किसी को अनप्लेजेंट बोल देना इज ऑल्सो नॉट द आंसर, ठीक है। पूरी तरह से आप बोल दो कि सब जो 30,000 लोग हैं सब के सब इसी रीजन की वजह से खुश नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। थर्ड इज दे अज्यूम एक्सेप्टेंस ऑफ मैनेजमेंट गोल्स एंड लुक ऑन द वर्कर्स एज समवन टू बी मैनिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। यहाँ पर ये भी बोला गया कि जो हॉथॉर्न के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये समझ लिया कि मैनेजमेंट बड़ा मासूम, मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं बड़े मासूम से हैं और मैनेजमेंट उनको मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। दे अज्यूम एक्सेप्टेंस ऑफ मैनेजमेंट्स गोल एंड लुक ऑन द वर्कर्स एज समवन टू बी मैनिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। आपने ये दिखा दिया कि सारी की सारी गलती मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए हुए वर्किंग एनवायरनमेंट में ही है, लेबर में कोई गलती नहीं है। कैसा हो सकता है? तालियां ज्ञान हमेशा दो हाथों से बचती है, तो ज़रूरी नहीं है कभी कि वर्कर्स आपके सभी इतने मासूम हो कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। ऑलराइट, तो आपने अच्छे से रिसर्च नहीं करी। दिस वाज द थर्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच बाय एल्टन म्यो, जिसको हम कहते हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स थ्योरी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी सजेशंस, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।